जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएजी 172 शासन मुद्दे और चुनौतियां के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ये हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने अभी तक पिछली दो क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग जो है उन क्लासेस को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज नहीं किया है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को जरूर परचेज कर लीजिएगा। एग्जाम को आप तभी क्लियर कर पाएंगे जब आप लोग गैस पेपर प्लस जो हम क्लास करा रहे हैं, अगर आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतने में आप लोग जो एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। देखिए, गैस फेयर परचेज करना क्यों जरूरी है। देखिए, यहाँ पर क्लास में हम आपके 3 से 4 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और आपकी ज्यादा क्लासेस नहीं हो पाती क्योंकि और भी पेपर कोड्स हैं और भी सब्जेक्ट उनको भी कवर करना होता है। तभी आप लोग क्या करेंगे, गैस पेपर को परचेज कर लेंगे जिसमें आपके 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसको प्लस जो हम क्लास कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इससे बार आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट से गैस पेपर परचेज करना है, सिंपली गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे shop.hindustan knowledge.com। इस वेबसाइट से भी आप लोग जो है गैस पेपर को पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। सिंपली सर्च कोड पे जाएंगे और जो भी पेपर कोड के आपको गैस पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है बीपीएजी 172, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वहां से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है नौकरशाही की बदलती भूमिका के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। यानी नौकरशाही में समय के साथ क्या बदलाव हुए हैं, उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। समय के साथ साथ समाज, अर्थव्यवस्था और तकनीक में आए बदलावों ने इनकी भूमिका को भी प्रभावित किया है। आज की नौकरशाही पारंपरिक नियम पालन करने वाली संस्था से बदलकर एक सेवा उन्मुख, नागरिक केंद्रित और तकनीक आधारित संस्था बन रही है। इसके बदलाव के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण है वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के कारण देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप नीतियों में प्रतिस्पर्धा लानी पड़ती है। प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना पड़ता है। व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए तेज और पारदर्शी कार्यशैली की आवश्यकता होती है। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब नीतियों में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कौन अच्छी नीतियां बनाता है। और प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन भी करना पड़ता है। अगर आपको विदेशी निवेश लाना है तो आपको ऐसे कानून बनाने होंगे जो विदेशी निवेश को आकर्षित करें। इसके बाद व्यापार और निवेश को सुगम बनाने के लिए तेज और पारदर्शी कार्यशैली की आवश्यकता होती है। इसने नौकरशाही को अधिक दक्ष और खुला बनने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद तकनीकी विकास, ई गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स आदि के कारण प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज, पारदर्शी और नागरिक मित्र बन रही हैं। इसके कारण पेपर वर्क कम हुआ है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, नागरिकों के साथ सीधा संपर्क बढ़ा है। नौकरशाही की भूमिका अब केवल फाइलें निपटाने का नहीं बल्कि तकनीक को समझने और लागू करने की प्रक्रिया बन गई है। यानी नौकरशाही में पहले क्या होता था, सिर्फ फाइलें निपटाई जाती थी यानी फाइलों पर काम होता था, जमीनी स्तर पर काम नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारा काम डिजिटल हो गया है। इससे अगर आपको नौकरशाही में आना है तो आपको तकनीक को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक अपेक्षाएं। जनता अब अपने अधिकारों, सेवाओं और सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर अधिक सजग है। यानी लोगों में क्या हुआ, लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। लोग पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज सेवा की अपेक्षा करते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारी कार्यों की
निरंतर निगरानी होती है। इससे नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील होना पड़ रहा है। इसके बाद प्रशासनिक सुधार हुए हैं। विभिन्न समितियों जैसे सेकेंड एआरसी द्वारा सुझाए गए सुधारों ने भी नौकरशाही की भूमिका बदली है, जैसे सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, नागरिक चार्टर एक्ट, सूचना का अधिकार आया यानी कि आरटीआई आया। इसके बाद प्रदर्शन मूल्यांकन, तो ये सारी चीजें किसमें आई थी? सेकेंड एआरसी द्वारा सुझाए गए थे। ठीक है, इन सुधारों ने नौकरशाही को अधिक सेवा उन्मुख और पारदर्शी बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है निजीकरण और सार्वजनिक निजी साझेदारी। कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का प्रवेश बढ़ने से नौकरशाही की भूमिका नियंत्रणकर्ता से बढ़कर सुगमकर्ता की हो गई है। प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में दक्षता और परिणाम पर जोर बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जटिल और प्रशासनिक चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन जैसी समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। अब प्रशासन को विशेषज्ञता की जरूरत है, नीति निर्माण की जरूरत है, विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। इससे नौकरशाही का जो है दायरा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि नौकरशाही को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे? वैश्वीकरण, तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक अपेक्षाएं, प्रशासनिक सुधार, निजी और सार्वजनिक निजी साझेदारी, जटिल प्रशासनिक चुनौतियां। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। नौकरशाही की भूमिका अपारंपरिक आदेश नियंत्रण से आगे बढ़कर भागीदारी, पारदर्शिता, नवाचार और नागरिक सेवा पर आधारित हो गई है। इन बदलावों ने इसे आधुनिक, उत्तरदायी और परिणामी मुखी बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि नौकरशाही की बदलती भूमिका के लिए उत्तरदायी कारकों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहला कारक था वैश्वीकरण, दूसरा कारक तकनीकी विकास, लोकतांत्रिक जागरूकता और नागरिक अपेक्षाएं, प्रशासनिक सुधार, निजी और सार्वजनिक निजी साझेदारी, जटिल प्रशासनिक चुनौतियां। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शासन में सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। आज के समय में सूचना और संचार तकनीकी यानी कि आईसीटी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी आई है। ई गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं सरल तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि इस तकनीक के उपयोग में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे तकनीकी अवसंरचना की कमी यानी कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होने से ऐसे क्षेत्र में आईसीटी का प्रयोग सीमित रहता है। बिना मजबूत तकनीकी अवसंरचना के डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाती है। यानी पहली समस्या क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इसके बाद है डिजिटल साक्षरता का अभाव, यानी बहुत से नागरिक और सरकारी कर्मचारी तकनीक का सही उपयोग नहीं कर पाते। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन फॉर्म या फिर ये सेवाओं के बारे में जानकारी का अभाव उनकी भागीदारी को कम कर देता है। यानी अभी भी गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, यानी नागरिक ऐसे हैं जिनको जो है मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है। इससे क्या होता है? इससे जो है उन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। साइबर सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा की गारंटी, सरकारी सिस्टम में नागरिकों का संवेदनशील डेटा रखा जाता है। अगर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो डेटा चोरी, हैकिंग और साइबर अपराध का खतरा बढ़ जाता है। यानी साइबर सुरक्षा का भी एक खतरा बना रहता है। इसके बाद उच्च प्रारंभिक लागत, यानी सूचना और संचार तकनीक को लागू करने में प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण, रखरखाव की खर्च के कारण छोटे सरकारी कार्यालय इसे पूरी तरह लागू नहीं कर पाते, क्योंकि इसको लागू करने के लिए इसका जो फाइनेंस आता है, यानी इसका जो खर्चा आता है वो ज्यादा होता है। बदलाव के प्रति प्रतिरोध, कई कर्मचारी पारंपरिक तरीकों से काम करने के आदी होते हैं। नई तकनीक अपनाने में उनकी झिझक और विरोध आईसीटी को पूरी तरह सफल बनाने में बाधा बनता है। यानी जो पुराने कर्मचारी वो कहते हैं कि हम पुराने ढर्रे पर काम करेंगे, इस नई तकनीक को नहीं अपनाएंगे, तो ये भी क्या होता है? एक महत्वपूर्ण जो है बाधा बन जाता है। इसके बाद नीति और कानून ढांचे की कमी, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को सही दिशा देने के लिए स्पष्ट नियम और कानून जरूरी है। कई बार नीतियों की अस्पष्टता और अधूरी कानूनी व्यवस्था से तकनीक का सही उपयोग नहीं हो पाता है। भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं, भाषा में कई भाषाएं और संस्कृति हैं।
सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर केवल अंग्रेजी या कुछ प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। इससे ग्रामीण और अल्पसंख्यक नागरिकों को सेवा लेने में कठिनाई होती है। यानी जो भी डिजिटल चीजें उपलब्ध हैं उनमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोकल भाषाएं नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश ही होती है, तो गांव के लोग उसका यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक तरह की समस्या हो जाती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। सूचना और संचार तकनीकी शासन में सुधार लाने की बड़ी क्षमता रखती है। हालांकि इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति, प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना, सुरक्षा और कानून को मजबूत करना जरूरी है। तभी आईसीटी के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकती है। एक तरफ तो यहाँ पर सूचना और संचार तकनीकी के फायदे भी हैं और दूसरी तरफ इसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है? तो सबसे पहले जो नुकसान है वो है डेटा सुरक्षा यानी साइबर सुरक्षा, जिससे हमारा डेटा चोरी हो जाए, और डेटा अगर आपका चोरी हो गया तो उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर इन तकनीकों का उपयोग करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं? पहली है तकनीकी अवसंरचना की कमी, डिजिटल साक्षरता का अभाव, साइबर सुरक्षा और डेटा की सुरक्षा, उच्च प्रारंभिक लागत, बदलाव के प्रति प्रतिरोध, नीति और कानूनी ढांचे की कमी, भाषा और सांस्कृतिक बाधाएं। इसके बाद यहाँ पे हमने निष्कर्ष लिख दिया। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न है, मीडिया के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मीडिया हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जानकारी, समाचार, शिक्षा और मनोरंजन का साधन है। मीडिया के कई प्रकार हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं। पहला प्रकार है प्रिंट मीडिया, यानी इसमें जो न्यूज होती है उसको क्या करते हैं? लिखकर लोगों तक पहुंचाते। क्या करते हैं? लिखकर लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रिंट मीडिया सबसे पुराना और विश्वसनीय मीडिया है। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और जर्नल शामिल है। प्रिंट मीडिया लोगों को विस्तृत जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है। यह शिक्षा और जागरूकता फैलाने में बहुत मदद करता है। उदाहरण के लिए दैनिक समाचार पत्र हमें रोज की घटनाओं की अपडेट देता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो दूसरा मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो और टेलीविजन आते हैं। रेडियो ऑडियो संदेश देता है, जबकि टेलीविजन जो होता है ऑडियो और वीडियो दोनों का उपयोग करता है। यह मीडिया तेजी से सूचना पहुंचाने का काम करता है और लोगों को मनोरंजन भी देता है। टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा, समाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा मीडिया है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इंटरनेट पर आधारित है। इसमें वेबसाइट्स, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं। डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तुरंत जानकारी फैलाने और लोगों से जुड़ने का काम करता है। लोग डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो और समाचार तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो एक तरह से जो ऑनलाइन पढ़ाना भी क्या है? एक तरह का डिजिटल मीडिया है। इसके बाद है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया एक आधुनिक रूप है। इसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और एनिमेशन का संयोजन होता है। इसका उपयोग विज्ञापन, शिक्षा और मनोरंजन में किया जाता है। उदाहरण के लिए यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन कोर्स मल्टीमीडिया के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। अगला है आपका सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया भी डिजिटल मीडिया का हिस्सा है। इसमें लोग फोटो, वीडियो, समाचार, विचार साझा कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सोशल मीडिया से जानकारी का आदान प्रदान तेज होता है और ये लोगों को भी जोड़ता है। यानी सोशल मीडिया जो है वो भी एक डिजिटल मीडिया का हिस्सा, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो मीडिया हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जानकारी फैलाने, शिक्षा देने, मनोरंजन करने और लोगों को जागरूक करने का काम करता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया सभी के अलग अलग फायदे हैं। आज का युग मीडिया युग है और इसकी भूमिका दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। यानी मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब है ऐसी चीजें जो हमको जानकारी देती हैं, शिक्षा देती हैं, मनोरंजन करती हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाती है? मीडिया में आ जाती है। इसी में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, ये सब क्या है? मीडिया के ही प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? मीडिया के ही प्रकार हैं। तो ये आपके कुछ पेपर कोड बीपीएजी 172 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।